हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज हम बायोलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो लास्ट में हमने क्या देखा, जेनेटिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के लिए फैक्टर जो जेनेटिक के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल था, फैक्टर किसने बोला था? मेंडल ने। मेंडल के बारे में स्टडी किया था, जिन्होंने विदाउट जब डीएनए के बारे में पता भी नहीं था तो उन्होंने बताया था एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो जनरेशन टू जनरेशन को क्या करता है, कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है। क्लियर है? तब उन्हें डीएनए वगैरह के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कब किया था? 1865 में। अप्रूवल कब आया? 1900। ठीक है, वो बाद में 3 साइंटिस्ट ने, कोरेंस वगैरह ने मिलके इसको प्रूव किया था कि एक फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो, ये तो ऑलरेडी क्या बोलते हैं, मेंडल ने बता चुके हैं। तो ठीक है, तो इन्हें तब क्या बोलते हैं, डीएनए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इन्होंने उस फैक्टर को क्या बोला था जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है, फैक्टर बोला था। सॉरी, डीएनए को क्या बोला था? फैक्टर बोला था। क्लियर है? अभी अगर हम बात करें तो हमें डीएनए के बारे में पता है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पर डीएनए के बारे में जब पता नहीं था तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो मेन टॉपिक क्या आता है? द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। एक साइंटिस्ट है 1869 में। कब? 1869। नाम था फ्रेडरिक मिशर। क्या नाम था? फ्रेडरिक क्लियर है? अब इन्होंने क्या किया, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में जो बैंडेज, मतलब किसी को चोट वगैरह लग जाती तो पस वगैरह, वो जो बैंडेज वगैरह करते तो पस से भरे हुए जो बैंडेजेस है उसको कलेक्ट किया। उन्होंने क्या किया? करेक्ट। ब्लड सैंपल, जो पस वाले भरे हुए जो सैंपल्स थे, पर्स वाला जो सैंपल है, ऑब्वियसली पर्स का सैंपल है तो उसमें मोस्टली क्या होता है? इन्फेक्शन। जो पर्स सैंपल है मोस्टली इन्फेक्शन की जो साइट होती है, मोस्टली वहाँ पे डब्ल्यूबीसीएस प्रेजेंट होते हैं। पता है, डब्ल्यूबीसीएस का कंटेंट ज्यादा होता है, ये तो हमें पता ही है। तो ऑब्वियसली इसको उन्होंने जो पर्स सैंपल है जिसमें ऑलरेडी इन्फेक्शियस था, तो यहाँ पे किसका सैंपल रहेगा? डब्ल्यूबीसीएस रहेगी। ठीक है, ये रहेगी। तो इसको इसने क्या किया, सबसे पहले जो बैंडेजेस थे, ये बैंडेजेस को इन्होंने वॉश किया। किसके साथ में? सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ वॉश करने के बाद जो पस है उसको कलेक्ट करके उन्होंने क्या किया, इसको वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट किया। किसके साथ? वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया। अब जैसे ही वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करेंगे, जो डब्ल्यूबीसीज है वो क्या हो जाएंगे? वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगे? रप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे। रप्चर होंगे, उनका न्यूक्लियस भी रप्चर हो जाएगा। तो उनको जो आफ्टर अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करने के बाद जो सब्सटेंस मिला, उन्होंने उनका नाम क्या दिया? न्यूक्लियन। क्या नाम दिया? न्यूक्लियन। फिर उन्होंने बाद में पता चला कि ये जो न्यूक्लियन है इसमें सबसे ज्यादा किसका कंटेंट है? जो न्यूक्लियन है वो किसका कंटेंट सबसे ज्यादा है? फॉस्फेट का। और जो न्यूक्लियन है वो कैसे नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। तो बाद में इसका नाम क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड। तो इतना तो समझ में आया कि जो सेल है, सेल के जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। क्लियर हो रहा है? हाँ। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लिक एसिड। यहाँ से सिर्फ शुरुआत कहाँ से हुई कि जेनेटिक, अभी भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए ये पता चला है क्या? सिर्फ नहीं, सिर्फ सेल जो है, सेल के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर, एक फैक्टर प्रेजेंट है, या हम बोल सकते हैं प्रोटीन प्रेजेंट है। उसका नाम क्या है? न्यूक्लियन। इन्होंने बाद में उसका नाम क्या दिया? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? यहां तक डन है? नेक्स्ट, धीरे धीरे फिर और डिस्कवरी हुई। 1900 में अगर हम बात करें, 1900 तक मोस्टली हमें पता चल चुका था किस बारे में?
कि कोई तो भी फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए ये स्टडी कब की गई है? 1869 में फेडरिक ने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लिन है। धीरे 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 और भी, अब न्यूक्लिन से ही तो इतना रिस्पॉन्सिबल था क्या? न्यूक्लिन से ही तो पता चल गया कि एक क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लिन है, जो डीएनए है, जो डीएनए के बारे में पूरी तरीके से अभी इंफॉर्मेशन मिली थी क्या? नहीं। आगे फिर और भी साइंटिस्ट है। सबसे पहले आए ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हार्ली वगैरह भी है। तो अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा और लास्ट में फाइनल पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए। क्लियर है? बिफोर 1900 जब क्या बोलते हैं, फेडरिक मिशर ने क्या बताया था? न्यूक्लिन प्रेजेंट है। हाँ। ठीक है, न्यूक्लिन को फर्दर क्या बोला गया? कि न्यूक्लिन जो है इसमें मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट किसका है? प्रोटीन का है। तो इसीलिए फॉस्फेट। हाँ, वो तो है। न्यूक्लिक एसिड बोला गया। क्लियर है? तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें मोस्टली ये क्या है? प्रोटीन के साथ में कंपाउंड है, प्रोटीनस कंपाउंड है। तो इसके दो टाइप बताए। क्या पता चला? एक डीएनए है और एक आरएनए है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? 1900 के जो पीरियड था, उसी पीरियड में हमें पता है ना कि एक जो कोरेंट्स वगैरह थे, उन्होंने जो मेंडल्स की जो थ्योरी थी उसको रीडिस्कवर करके बताया था कि एक फैक्टर, जो फैक्टर उन्होंने बोला था, उन्होंने उनका नाम दिया था जीन। और जीन को क्या बोला था? जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल में साइंटिस्ट का बोलना था क्या? जो कैरेक्टर जो ट्रांसफर करता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो कौन है? ये प्रोटीनस सब्सटेंस है। ये मोस्टली इसमें किसका कंटेंट है? प्रोटीन का कंटेंट है। क्लियर हो रहा है? तो पर अभी भी ये कंफर्म था क्या वो डीएनए है? नहीं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने आगे क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया कि ये प्रूफ करना था कि वो प्रोटीन नहीं है, वो क्या है? डीएनए है। क्लियर हो रहा है? इस मिथ को दूर करना था कि प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है जनरेशन टू जनरेशन। प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्या है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। तो उसके लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फेडरिक ग्रिफिथ। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। देखो एक बात बता, 1900 तक तो में ये मिथ था, फिर 1928 से लेकर 1952 तक, 1928 टू 1952 तक ये जो टाइम रहा, इस टाइम में प्रॉपर पता चला कि डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो कैरेक्टर है उसको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करने के लिए और कैरेक्टर को एक्वायर्ड करने के लिए। क्लियर है? तो देखो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि इन्होंने दो चीजें ली है, दो एनिमल्स लिया। सबसे पहले लिया एक बैक्टीरिया लिया, कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या लिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो था, इसमें ना दो टाइप की स्ट्रेन प्रेजेंट थी। कितनी? दो टाइप्स प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं। उसके दो स्ट्रेन थे। क्या थे? दो टाइप ऑफ स्ट्रेन थी। पहली स्ट्रेन थी आर टाइप और एक स्ट्रेन थी एस टाइप। क्लियर है? आर टाइप मतलब रफ टाइप ऑफ, और एक था स्मूथ। रफ टाइप मतलब कैसे? अगर हम उसको अगर जेल पे अगर हम इसका अगर कल्चर करवाते हैं, अगर कल्चरिंग करवा रहे हैं, तो कल्चर में ये जो स्ट्रेन निकलेगी वो कैसी थी? ऐसे रफ टाइप में। क्लियर हो रहा है? और जो स्मूथ वाला है वो कैसा था? स्मूथ स्ट्रेन देता था। पर क्या ये जो आर टाइप है, जो रफ टाइप वाली जो है, ये जो रफ टाइप की जो स्ट्रेन है, ये कैसी थी? नॉन वायरुलेंट थी। कैसी थी?
नॉन वायरुलेंट मतलब ये कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करती थी, पैथोजेनिक नहीं थी, कैसी थी? नॉन पैथोजेनिक। क्लियर है? और ये रफ कैसे थी? इसके ऊपर में म्यूकस की जो मेम्ब्रेन थी, म्यूकस की जो मेम्ब्रेन, म्यूसिलेज की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी, जिसके कारण ये इसकी सरफेस कैसी दिखती थी? रफ दिखती थी। क्लियर है? और एस टाइप की अगर हम बात करें तो एस टाइप कैसी थी? नाम से ही स्मूथ टाइप की स्ट्रेंथ थी, वायरुलेंट थी, मतलब इन्फेक्शन कॉज कर सकती थी, मतलब पैथोजेनिक। और इसके ऊपर में म्यूसिलेजेटिक कवरिंग थी और वो पूरा सरफेस कैसे दिखता था? स्मूथ दिखता था। क्लियर है? और एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया में? हमारा बेचारा माइस, जिसको हमेशा से हम यूज करते हैं, पुराने एक्सपेरिमेंट किस पे होते गए? ज्यादातर माइस। क्लियर है? यहाँ तक समझा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के बारे में? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, अब सीधी सी बात है, निमोनी लिखा है, क्या कॉज करता होगा? निमोनिया। ह्यूमन में भी ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या पे किया? माइस। अब इन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक यहाँ पे हम देखते, देखो माइस को लिया, हेल्दी माइस को लिया और इसमें आर टाइप ऑफ जो बैक्टीरिया है उसको कौन सी स्ट्रेन डाली? आर टाइप की स्ट्रेन। ठीक है? तो जो माइस था वो लाइव था, जिंदा था, क्योंकि नॉन वायरुलेंट है, सीधी सी बात है, नॉन पैथोजेनिक है, इन्फेक्शन ही कॉज नहीं कर रहा है। तो जो माइस था वो कैसा था? रिमेन अलाइव, वो जिंदा था। क्लियर है? फिर उन्होंने क्या किया? माइस लिया, सेकेंड माइस में क्या किया? एस टाइप की स्ट्रेन डाला, जो माइस था वो क्या हो गया? किल्ड। जो माइस था वो क्या हो गया? किल्ड हो गया। अब उन्हें क्या समझ में आया? उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। क्या करते हैं कि हम ना ये जो एस टाइप है इसको हम ना हीट करते हैं और एस टाइप के जो बैक्टीरिया है उसको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। ठीक है? तो इसको हीट किया, एस टाइप की स्ट्रेन को, तो एस टाइप की स्ट्रेन ये ऑलरेडी क्या हो गए? किल्ड हो गए। क्लियर है? इसको फिर माइस में पुट किया। अब सीधी सी बात है, ऑलरेडी एस टाइप की जो स्ट्रेन है वो मर गई है, तो इसके ऊपर में इन्फेक्शन होगा क्या? माइस के ऊपर में नहीं, तो माइस कैसा रहेगा? लाइव रहेगा। क्लियर है? फिर उन्होंने क्या किया? अब ये इतना थोड़ा सा दिमाग और चलाया। उन्होंने क्या किया? ये जो हीट एस टाइप थे उनमें किसको मिलाया? आर टाइप को। क्या किया? ये जो हीट एस टाइप के थे इसमें मिक्स किसको किया? आर टाइप को। मतलब ये जो स्मूथ वाले जो हीटेड थे उसमें रफ वाले, देखो हम रफ स्ट्रेन को इस तरीके से बना रहे हैं, स्मूथ को नॉर्मल, ठीक है, और हीटेड वाले को, ठीक है, किल्ड वाले को। ठीक है? तो इन्होंने इसमें क्या डाला? हीट प्लस रफ। क्लियर है? इसको माइस में पुट किया, इन्हें क्या दिखा? जो माइस था वो क्या हो गया? डेड। किल्ड हो गया, डेड था, मर गया। क्लियर हो? पर एक चीज अगर हम बात करें, आर टाइप कैसा है? नॉन वायरुलेंट। एस टाइप ऑलरेडी किल्ड है। पर ऐसी क्या चीज हुई जिस लाइफ कौन था यहाँ पे? आर टाइप। यहाँ पे लाइफ कौन था? आर टाइप। ये वाला कैसा था? किल्ड था। क्लियर है? इनको इन दोनों को साथ में मिक्स किया, पर आर टाइप कैसा था? नॉन वायरुलेंट है, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक है, मतलब इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, फिर भी माइस क्या हुआ? डेड हो गया। तो इनको क्या समझ में आया? ये जो एस टाइप से कुछ तो ऐसी चीज थी जो आर टाइप में ट्रांसफॉर्म्ड हुई, जिससे ये माइस क्या हो गया? किल हो गया। मतलब ये जो वायरुलेंट टाइप है उसे कोई ना कोई चीज तो ऐसी थी, कोई ना कोई सब्सटेंस ऐसा था जो क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ किसमें? आर टाइप में, जिसने किसमें इन्फेक्शन
कॉज किया माइस में, क्लियर है। तो जिसकी वजह से माइस क्या हो गया, डेड हो गया, क्लियर है। तो यहां से इसी प्रिंसिपल को उन्होंने में क्या बोला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहां से एक चीज तो कंफर्म हुई ना कोई तो चीज ऐसी है जो एस टाइप ऑफ स्ट्रैंड से आर टाइप में आई, तो वो ट्रांसफर तो हुई है ना। तो इसी प्रिंसिपल को क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब एक चीज कि ट्रांसफरेबल कोई ना कोई एक तो मटेरियल है। तो ये रहा किसका एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का। क्लियर हो रहा है, डन। नेक्स्ट है, देखो 1928 में किसने किया, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया। आफ्टर 10 ईयर 1944 में, देखो यहां से स्टार्ट हुआ था एक्सपेरिमेंट, अभी किसने किया 1944 में, 10 ईयर का एवरी मैककार्टी मैक्लियॉर्ड है, ये 3 साइंटिस्ट है और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ना ग्रिफिथ का, उसी के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया। कि मोस्टली साइंटिस्ट का बोलना क्या था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, कि कौन जेनेटिक मटेरियल, एक प्रोटीन टाइप ऑफ है जो जेनेटिक मटेरियल है, क्लियर है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, लास्ट एक्सपेरिमेंट कहां पे डाई हुआ, सॉरी क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसी के ऊपर में इन्होंने क्या किया, किसने दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एवरी मैकर ग्रिफिथ ने। अच्छा क्या दिया, ठीक है चलो, क्या लिया था उन्होंने, ग्रिफिथ ने दिया था, उसमें रफ रहता है, रफ टाइप की स्ट्रैंड लिया था बैक्टीरिया की, स्मूथ टाइप, प्लस हीट किल्ड स्मूथ टाइप की स्ट्रैंड लिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में, अब इनको कोई ना कोई तो चीज ऐसी होगी जिससे उसकी डेथ हुई होगी, या तो साइंटिस्ट का बोलना था, या तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफॉर्म्ड कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अगर हम क्या करते हैं, अगर प्रोटीन होगा तो अगर हम प्रोटीन को जो बाइंड करने वाला, प्रोटीन को ब्रेक करने वाला एंजाइम डालते हैं, अगर प्रोटीन ब्रेक हो जाएगा तो माइस कैसा रहेगा, हेल्दी रहेगा। अगर प्रोटीनस सब्सटेंस से ही अगर जेनेटिक मटेरियल मतलब ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर, या फिर प्रोटीन ही अगर जेनेटिक मटेरियल है, तो अगर हम प्रोटीन को ब्रेक कर दे तो सीधी सी बात है माइस क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। अगर डीएनए से अगर ट्रांसफर हो रहा है तो हम क्या करते हैं, डीएनए को ब्रेक करने वाला एंजाइम डाल देते हैं, तो डीएनए अगर ब्रेक हो जाएगा तो माइस क्या रहेगा, हेल्दी। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों में सबसे पहले क्या ऐड किया, एक में प्रोटीएज ऐड किया जो प्रोटीन को ब्रेक कर दे, और एक इसमें क्या कर दिया, डीएनए ऐड कर दिया जो डीएनए को ब्रेक कर दे, क्लियर है। तो सीधी सी एक बात है, और इसको पुट किया माइस में, क्लियर है। तो ये जो माइस था वो क्या हो गया, डेड हो गया, ये माइस क्या हो गया, डेड हो गया। और ये कैसा था, लाइफ था। तो इससे क्या समझ में आया, जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए, क्लियर हो रहा है। डीएनए को ब्रेक किया, डीएनए ब्रेक हो गया, तो सीधी सी एक बात है माइस तो हेल्दी रहेगा। प्रोटीन को ब्रेक किया, प्रोटीन से तो वैसे भी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, तो ये जो माइस था वो क्या हो गया, डेड हो गया। तो इससे कंफर्मेशन यहाँ पे पहला प्रूफ क्या मिला, डीएनए ही क्या है हमारा, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। पर साइंटिस्ट तो भी एग्री नहीं कर रहे थे, साइंटिस्ट तो भी एग्री नहीं कर रहे थे, नहीं अभी भी यहाँ पे कैसे थे, नहीं थे बाबा, ऐसा है, हाँ सेटिस्फाइड नहीं थे कि नहीं हमें और प्रूफ चाहिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि पुरानी प्रथाओं को तोड़ने के लिए समय लगता है, क्लियर है। क्योंकि सीधी सी एक बात है, क्या नाम है, मेंडल को समझने के लिए उनको इतने साल लग गए, 1865 से 1900 का समय लग गया, 1901 तक, क्लियर हो रहा है। तो फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट है हार्शीचिस, जिन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उनको फर्दर प्रूफ किया। इसके बाद लास्ट प्रूफ जो
डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये किसने प्रूव किया? हर्शी एंड चेस। हर्शी और चेस दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके बेस पे इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। अब सीधी सी एक बात है, इन्होंने ना दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिए। कौन कौन से? एक लिया सल्फर, क्या लिया? सल्फर, और एक लिया फॉस्फोरस। ठीक है, ये लिया ये लिया S35 और ये लिया P35। क्लियर हो रहा है? चलो देखो, ये को दोनों के दोनों कैसे है? आप क्या रखोगे? रेडियोएक्टिव। डन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बैक्टीरियोफेज और इकोलाई पे। इस पे बैक्टीरियोफेज क्या है बाबा? बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्शन कॉज करे। बैक्टीरियोफेज क्या है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को भी, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। और क्या लिया इन्होंने? बैक्टीरियोफेज कौन सा लिया? जो ई कोलाई पे इन्फेक्शन कॉज कर सके। क्लियर हो रहा है? डन। यहां तक समझा? अब देखो, सल्फर जो लिया, सल्फर में मोस्टली कंटेंट किस में होता है? प्रोटीन में। सल्फर कहाँ प्रेजेंट होता है? मोस्टली प्रोटीन में। और फॉस्फोरस मोस्टली ज्यादातर डीएनए में। इतना क्लियर है? इन्होंने दो सेटअप लिए, यहां देखते देखो। पहले यहां देख लो बैक्टीरियोफेज इस तरीके से। ये बैक्टीरियोफेज की डायग्राम, ठीक है? ये इसका जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? और हम ई कोलाई लेते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज और ये ई कोलाई। क्लियर है? इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? जो ई कोलाई है, ये जो बैक्टीरियोफेज है, एक में सल्फर ऐड किया और एक बैक्टीरियोफेज में फॉस्फोरस ऐड किया, रेडियोएक्टिव। क्लियर है? देख रहे हैं? मैं डायग्राम ऐसे ही थोड़ा रफली बना रही हूँ, ठीक है? देख लेना। इन्फेक्शन के लिए रखा, ठीक है? अब ये क्या करेगा? अपना जो इसके साथ हमने क्या किया? सल्फर ऐड करवाया और इधर क्या ऐड करवाया? फॉस्फोरस इसके जेनेटिक मटेरियल में ऐड किया, रेडियोएक्टिव। क्लियर है? तो ये जैसे ही इन्फेक्शन कॉज करेगा, ये क्या करेगा? पहली स्टेज इन्फेक्शन की, ठीक है? तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल कहाँ डाल देगा? यहाँ। ये कहाँ डाल देगा? यहाँ। क्लियर है? इसके अपने जेनेटिक मटेरियल में, तो ये देखो यहाँ पे इसका जो ये अब खाली हो गया, ठीक है? इसका जेनेटिक मटेरियल आ गया यहाँ, इसका आ गया यहाँ। क्लियर हो रहा है? इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ में कंबाइन हो गया। डन। अब यहाँ से क्या करेंगे? इनको ब्लेंडिंग करेंगे। क्या करेंगे? ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है? उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे। क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे, जो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है? ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरिया से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, रिमूव हो गया। क्लियर है? अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये जो है सुपरनेटेंट को भी और ये जो ई कोलाई है उसको भी, ठीक है? अब इसमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे ये जो जेनेटिक मटेरियल है ई कोलाई का, यहाँ पे क्या था? फॉस्फोरस प्रेजेंट था और ये जो सुपरनेटेंट है इसके पास में एब्सेंट था। क्लियर है? यहाँ पे क्या दिखा? यहाँ पे सल्फर एब्सेंट था
और ये जो सॉरी इधर से यहाँ पे सल्फर एब्सेंट था और सुपरनेटेंट के पास सल्फर प्रेजेंट था। इससे क्या समझ में आया? क्योंकि सीधी सी बात है, अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें ऐड ऑन करता है। तो इसने जब जेनेटिक मटेरियल दिया तो इनका प्रोटीन का सब्सटेंस तो था, इसके पास खुद ऑलरेडी प्रेजेंट था। इसका कौन सा सब्सटेंस चला गया? डीएनए वाला, क्योंकि डीएनए का पार्ट क्या है? फॉस्फेट। तो फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट था? उसके इकोलाई जो बैक्टीरिया लिया उसमें। तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए, ना कि प्रोटीन। प्रोटीन नहीं है, जेनेटिक मटेरियल क्या है? क्लियर हुआ क्या? क्या एक्सपेरिमेंट किया था? बैक्टीरियोफेज लिया था। बैक्टीरियोफेज क्या है? जो ऐसा वायरस जो किसको डिसीज कॉज करता है? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया कौन सा लिया? ई कोलाई। बैक्टीरियोफेज क्या करता है? कैसे डिसीज कॉज करता है? अपना जेनेटिक मटेरियल किसमें डाल देता है? ई कोलाई में। तो ई कोलाई में इंफेक्शन हो जाएगा। तो इन्होंने क्या लिया? एक सल्फर लिया, फास्फोरस लिया, और दोनों के दोनों कैसे थे? रेडियो एक्टिव थे। ठीक है, सल्फर मेन कंटेंट किसका है? प्रोटीन का। फास्फोरस डीएनए का। तो उन्होंने दोनों में, एक में प्रोटीन फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया, एक में सल्फर ऐड किया, और फिर उनको सेम इन्फेक्शन के लिए रखा। तो इसमें अपना जेनेटिक मटेरियल जैसे ही इकोलाई में दोनों ने डाला, तो लास्ट में हमें फाइनली एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला? जो ये सुपरनेटेंट था पहले एक्सपेरिमेंट सल्फर वाले में, सल्फर सुपरनेटेंट में अभी भी क्या प्रेजेंट है? सल्फर। और जो इकोलाई है उसमें सल्फर एब्सेंट है। और यहाँ पे क्या पता चला? सुपरनेटेंट जो इसके पास में फॉस्फेट ग्रुप कैसा है? एब्सेंट। और जो इकोलाई है उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। इससे क्या कंफर्म हुआ? फॉस्फेट किसका कंटेंट है? डीएनए का। तो इससे कंफर्मेशन क्या मिला? डीएनए ही क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर हुआ क्या? पक्का? देखो, बाकी अभी ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट थे, पहला एक्सपेरिमेंट क्या? ग्रिफिथ ने क्या किया? कंफर्म किया था कि कोई तो भी ऐसा मटेरियल, सबसे पहला फेडरिक ने किया था। फेडरिक मिशन ने क्या किया था? बताया था कि न्यूक्लिन करके कोई सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है, और उसी को उसने बाद में क्या बोला? उसके साथ में कोई प्रोटीन होता है और एसिडिक नेचर होता है, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड बोला। और दो टाइप बताया, डीएनए बताया और एक आरएनए बताया। राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। फिर बाद में ग्रिफिथ ने, मोस्टली साइंटिस्ट को क्या लग रहा था कि प्रोटीन ही ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में कैरेक्टर को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। तो इस मिथ को हटाने के लिए कौन से तीन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया? सबसे पहले किया ग्रिफिथ ने, जिन्होंने क्या दिया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, माइस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे एक्सपेरिमेंट करके। फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को फिर से किसने? एवेरी, मेकार्ट और मैक्लिओड ने क्या किया? सॉरी, क्या बताना? हाँ, एक मिनट। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को दो एंजाइम के साथ में, एक प्रोटीएज और डीएनए, उसके बेस पे उन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। पर तभी भी साइंटिस्ट कंफर्म थे क्या? नहीं। तो लास्ट में फिर किसने एक्सपेरिमेंट किया? हार्शी चेस ने 1952 में। और फिर ये एक्सपेरिमेंट के साथ में बैक्टीरियोफेज और इकोलाई के एक्सपेरिमेंट के साथ में प्रूफ किया डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? यहाँ पे हमारा पूरा डीएनए जेनेटिक मटेरियल, उसकी थ्योरी पूरी क्या होती है? कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।